हेलो क्लास 8। आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं व्याकरण का सेकंड चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही थी। उसमें मैंने स्वर वर्णों के विषय में आपको बताया था। आज मैं आपको व्यंजन वर्णों के विषय में बताऊंगी। व्यंजन वर्णों में सबसे पहले आप व्यंजन समझेंगे कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन वर्ण जो हैं वो इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है और इनके उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना स्वर वर्णों के सहयोग के हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यंजन वर्णों की सारणी दी हुई है। यह क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है। वर्ग का मतलब यह 5 वर्ण इस वर्ग में आते हैं। च वर्ग में यह 5 वर्ण आएंगे। वैसे ही त वर्ग है, प वर्ग है। फिर यह अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं और यह ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नुक्ता। नुक्ता को जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी से कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो नुक्ता के साथ लिखे जाते हैं और तभी इनका अर्थ हम क्लियर कर पाते हैं। जैसे यह देखिए, राज और राज। राज मतलब राज्य और राज मतलब होता है रहस्य। वैसे ही जरा मतलब बुढ़ापा और ज़रा मतलब थोड़ा। दोनों के उच्चारण के साथ साथ अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए यह नुक्ता भी अधिक नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में भी हिंदी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब कोई स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन का मतलब होता है हलंत वाले व्यंजन। जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं, स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हलंत सहित है क और ये इसमें स्वर जुड़ा हुआ है और स्वर छुपा हुआ है इसमें, तो ये क्ष बन जाएगा। ऐसे शब्द इसमें बनेंगे, पक्षी, कक्षा, परीक्षा। वैसे ही हलंत त और र मिलकर त्र बनेगा, हलंत ज और इया मिलके ज्ञ बनेगा, हलंत श और र मिलके श्र बनेगा। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? जब दो विभिन्न वर्ण जैसे हलंत द और ध मिलके बनेंगे दध, सिद्ध, विरुद्ध, ऐसे शब्द जब बनते हैं तो इन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्ताक्षर बनते हैं। हलंत न और ह जैसे नन्हा, कान्हा, ऐसे शब्द बनेंगे। हलंत स और व स्व, तो स्वागत, स्वस्थ, ऐसे शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब दो समान व्यंजन वर्ण जिसमें एक हलंत रहित हो और हलंत सहित और एक हलंत रहित मतलब स्वर सहित और स्वर रहित हो, तो ऐसे जब वर्ण मिलेंगे तो इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। इनसे शब्द बनेगा जैसे दिग्गज है, रस्सी है, सत्ता है। इसमें समान वर्ण व्यंजन वर्ण मिलते हैं जिसमें एक हलंत वाला होता है और एक स्वर सहित होता है। तो ऐसे वर्ण जब मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन बनते हैं। इसके बाद है व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी तक तो यह व्यंजनों के प्रकार थे, मतलब वर्णमाला में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है। एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरा श्वास के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, हमको पता है कि जो मुख से वायु निकलती है व्यंजनों के उच्चारण के समय, वो मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो जो व्यंजन के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए वायु निकलती है, उन्हीं व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी यह 5 लाइनें जो हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। होता क्या है अंतस्थ व्यंजन कि
व्यंजन वर्णों जो स्पर्श व्यंजन है, इनके उच्चारण में जो वायु है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, लेकिन इसमें स्पर्श करते करते भी नहीं करती है, इसलिए ये आधे स्वर भी कहे जाते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण से जो मुख से वायु निकलती है उसमें थोड़ी सी ऊष्मा होती है, गर्माहट जिसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जो ऊष्मा के साथ निकलते हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ये है श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है श्वास के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं और मुख से निकलने वाली वायु कम मात्रा में निकलती है तो अल्प प्राण, और जब वही वायु मुख से अधिक मात्रा में निकले तो महाप्राण। जैसे क है, क का उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है तो वह अल्प प्राण है, और ख का उच्चारण जब करते हैं तो अधिक वायु निकलती है तो वो महाप्राण कहलाएगा। नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। यह दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष में क्या होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और स्वर तंत्रियाँ जो होती हैं, जो हमारे गले में होती हैं, और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है उन स्वर तंत्रियों से होकर निकलती हैं। तो जब उन स्वर तंत्रियों से हवा टकराते हुए निकलती है तो सघोष ध्वनियाँ होती हैं, और जब नहीं टकराते हुए निकलती हैं, किनारे से निकल जाती हैं, तो अघोष ध्वनियाँ होती हैं। इसमें जैसे है ग, घ, अंग, ज, झ, यह जो वर्ण है यह सघोष में है आते हैं, और अघोष में क, ख, च, छ यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यह अघोष ध्वनियाँ हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? हम जब बोलते हैं तो जब मुख से जो वायु निकलती है वह मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो जितने हिस्सों को वायु स्पर्श करती है उसके आधार पर इनका नाम दिया गया है। वर्णों के उच्चारण स्थान को मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ। जैसे ये क, ख, ग, घ, अंग है तो यह क वर्ग कहा जाता है। यह 5 वर्ण जो है क वर्ग में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। जो वायु मुख से निकलती है वो कंठ से होते हुए सीधे निकल जाती है। फिर है च, छ, ज, झ, इयां, इसको हम लोग च वर्ग कहते हैं, और इसका उच्चारण स्थान है तालु। इसमें जो वायु निकलती है वो तालु से स्पर्श करते हुए निकलती है। ट, ठ, ड, ढ, अण, यह ट वर्ग है। यह उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मूर्धा से होते हुए निकलती है, मूर्धा से स्पर्श करते हुए। त वर्ग में दंत से स्पर्श करते हुए निकलती है, और प वर्ग में ओष्ठ से वायु स्पर्श करते हुए निकलती है। यह जबकि यह अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन यह सम्मिलित रूप से कोई वर्ण कहीं से स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सम्मिलित लिख रखा है। मुख के यह 5 भाग हैं जिनसे वायु स्पर्श करती है, तभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है शब्दकोश देखने संबंधी नियम। शब्दकोश में शब्दों का क्रम इसी प्रकार से रहता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश कि किसी भी डिक्शनरी से शब्दों को ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ढूंढना है आम, शब्दकोश में हमको आम शब्द ढूंढना है, तो हम इन शब्दों से इन पन्नों को पलटते हुए जाएंगे, जहाँ पे हमको आ वर्ण मिलेगा वहाँ पर हमको आम शब्द मिलेगा। उसी तरह से यह तो स्वर वर्ण है, उसके बाद व्यंजन वर्णों का क्रम ये रहता है। और एक चीज़ और कि शब्दकोश में आधे अक्षर वाले शब्द पूरे अक्षर वाले शब्दों के बाद आते हैं। जैसे ये घ है, पूरा घ वाला शब्द जब समाप्त हो जाएगा तो आधे घ वाले शब्द शुरू होंगे।
जैसे ये आधा क वाले शब्द क के बाद शुरू होंगे। तो यह आपके चैप्टर में ये लास्ट पॉइंट था। उम्मीद है कि चैप्टर में आपको पॉइंट्स सारे अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।